Hello friends, you are most welcome to my channel. I am doing good and I also expect you all are doing extremely well. So today we are going to start with chapter number 16 which is on internal audit. तो आज हम इंटरनल ऑडिट के रिलेवेंट में सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं. जस्ट लाइक इंटरनल ऑडिट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कौन इंटरनल ऑडिट परफॉर्म करता है, जो परफॉर्म करता है उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस पर बात करेंगे. देन इंटरनल ऑडिटर की क्वालिटी पर बात करेंगे एंड उसके बाद में जो एट द एंड हम ऑडिट रिपोर्ट देते हैं वो ऑडिट रिपोर्ट में हमारा ऑडिटर का जो हमारा टेक्स्ट होता है, जो फॉर्मेटिंग होती है, जो ऑडिट रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग होती है, वो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, ऑल विल बी कंसिडर्ड in this chapter itself. So let's proceed with the internal audit. Have a quick overview over here. मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस पर बात करेंगे. देन क्वालिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग द इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट, ड्राफ्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट. दिस 5 पॉइंट्स कवर अवर इंटायर इंटरनल ऑडिट वाला चैप्टर. अभी ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट बचा है, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर, ये हम ऑलरेडी 610 में कवर कर चुके हैं. सो वी वॉन्ट टॉक अबाउट इट अगेन. ये हमने वहाँ पर अच्छे से कवर करके याद भी कर लिया था. सो लेट्स प्रोसीड विद आवर डिस्कशन, जहाँ पर हम करने वाले हैं इंटरनल ऑडिट क्या होता है. सो इंटरनल ऑडिट क्या है? इट इज़ एन एश्योरेंस ऑन द इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल पर हम जो चेकिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरनल ऑडिट. डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस इतने ज़्यादा हाई वॉल्यूम होते हैं, हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स, वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, डे टू डे बेसिस पर, डे टू डे अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम चेक करते हैं. एंड अकॉर्डिंगली जो भी कंसर्निंग पार्टीज़ होती हैं उनको हम डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में रिपोर्ट देते हैं. कंसर्निंग पार्टीज़ कौन? जैसे कि स्टेक होल्डर, बीओडी, टॉप मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स, लेंडर, इन्वेस्टर एंड गवर्नमेंट. ये सारे पार्टीज जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन से कंसर्न होती हैं, वो जानना चाहती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली कितना स्ट्रॉन्ग है. जो स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा है वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर हो रहा है, बट हम डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहते हैं. हमारे सजेशन की इंटरनल कंट्रोल और अच्छे कैसे लगाए जा सकते हैं, ऑल दिस कवर्ड अंडर इंटरनल ऑडिट. ठीक है, ऐसे करके इंटरनल ऑडिट कंडक्ट किया जाता है. और उसके बाद में जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, वे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड और रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हम कंसिडर करते हैं. एंड इंटरनल ऑडिट सबसे मेनली क्या करता है, जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसी होती है उसको टारगेट करता है एंड उस पर अपने सजेशन देता है फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग द डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ICAI कॉन्स्टिट्यूट द इंटरनल ऑडिटर्स स्टैंडर्ड बोर्ड. ICAI ने एक बोर्ड बनाया IESB, जो कि हमारे इंटरनल ऑडिट से रिलेवेंट जितने भी गाइडेंस होती हैं, जितना भी प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडीज, अदर पेपर, ये टाइम टू टाइम प्रेजेंट करता जाता है. गाइडेंस नोट एंड स्टैंडर्ड्स जो हमारे होते हैं इंटरनल कंट्रोल से रिलेवेंट, वो सारे कंट्रोल के जो भी प्रोसीजर्स होते हैं ये IESB हमको इशू करता जाता है, सो दैट द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट मे नो how these works are being performed. Okay, so let's proceed further. Here it is given the definition of internal audit. पहले ये definition हम learn कर लेते हैं because it is given by IASB in the internal auditor standards. So हम इस definition को learn कर लेते हैं because एक छोटी सी बहुत अच्छी और understanding के base पर है, कुछ इतना लॉजिकल है तो चीज़ें जल्दी याद होती हैं. जस्ट लाइक इंटरनल ऑडिट प्रोवाइड इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल. हम इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस पर बात कर रहे हैं. इट प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट एश्योरेंस ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस टू इंश्योर गवर्नेंस एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. इट प्रोवाइड इंटरनल ऑडिट प्रोवाइड इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. Internal audit provide an independent assessment and independent assurance on the effectiveness of internal control and risk management process to enhance governance and achieve organizational objective. So what is written over here, that it provides independent assurance on the effectiveness of internal control. इंटरनल कंट्रोल के ऊपर यहाँ पर इंडिपेंडेंट असेसमेंट एक करेगा इंटरनल ऑडिटर एंड प्रोवाइड द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस टू इन्हेंस गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को इंश्योर करने के लिए हम करवाते हैं इंटरनल ऑडिट. सो लेट्स लर्न इट विथ मी.
Internal audit provide independent assessment of the effectiveness of the internal control. It provides independent assessment on the effectiveness of internal control and risk management process to ensure governance and achieve organizational objective. Again come with me. यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की आगे थोड़ा सा यहाँ पर जस्ट लाइक स्प्लिट कर लो इसको 2 पॉइंट्स में, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि लिखा किस फ्लो में. सबसे पहले है इट प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट असेसमेंट, इंडिपेंडेंट एश्योरेंस. किस पर इंडिपेंडेंस? ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. देन टू इंश्योर गवर्नेंस एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ये 3 पॉइंट्स में आप इस डेफिनेशन को स्प्लिट कर लो, आपको इजिली समझ में आएगी. अगेन कम विथ मी. इंटरनल ऑडिट प्रोवाइड इंडिपेंडेंट एश्योरेंस. किस पर? ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस टू इंश्योर governance and achieve organizational objective. So this is the definition of internal control. Let's see the objective and scope of internal audit function. इसको मार्क कर लो. हम ऑलरेडी ऐसे 610 में इसको डिस्कस कर चुके हैं. Which talks about the monitoring of internal control. भाई इंटरनल कंट्रोल पे जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो मॉनिटरिंग किए बिना तो हम रिपोर्ट कर नहीं सकते. देन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन. हम फाइनेंशियल प्लस ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन भी कंसिडर करते हैं. मीन्स फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों डेटा पर काम होता है यहाँ पर. रिव्यू ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़. ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पर भी हम इंटरनल ऑडिट करते हैं. देन कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. रिस्क मैनेजमेंट पर बात करेंगे एंड उसके बाद में गवर्नेंस इंश्योर करेंगे टू इंश्योर कि हमारा ऑब्जेक्टिव मीट आउट हो जाए. इसके एग्जाम्पल्स इफ यू वांट यू मे रीड इट ओवर हियर. अगेन मार्क दिस पॉइंट एज लड्डू. एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट के ऊपर एप्लीकेबिलिटी क्या क्या आने वाली है ये हम यहाँ कंसिडर करेंगे. एज पर सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट. सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी. कुछ क्लास ऑफ कंपनीज है जिन पर इंटरनल ऑडिट की मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी आती है. वो क्लास ऑफ कंपनीज कौन से हैं? दैट आर प्रिस्क्राइब इन रूल 13 ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स रूल्स. ठीक है, इसको आप रूल 13 याद कर लेना क्योंकि ऐसा जितने ज़्यादा रूल्स हमारे ऑडिट में अब नहीं रहे, अब इतने रूल्स हैं नहीं, तो इट माइट हैपन कि एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए किस और रूल के अंदर इंटरनल ऑडिट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. सो रूल 13 में दिया हुआ है. ठीक है, सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड रूल 13 ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014. ओके, दे शैल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिट विच. और इंटरनल ऑडिट कौन हो सकता है? इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है. अब ये पॉइंट यहाँ पर अलग है. किस लिए? क्योंकि यहाँ पर इंटरनल ऑडिटर कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो रही, मतलब कोई कंपनी भी आपकी इंटरनल ऑडिटर हो सकती है. बट जो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है वो कभी भी कोई कंपनी नहीं होती है. क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पर हम देते हैं रीजनेबल एश्योरेंस, और कंपनी के केस में होती है लिमिटेड लाइबिलिटी. बट ऑडिटर की लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती क्योंकि ऑडिटर ने वहाँ पर एश्योरेंस दिया है, रीजनेबल एश्योरेंस दिया है, तो इसलिए उसकी वहाँ पर लाइबिलिटी रेज होती है. वो कंपनी के आड़ में बच नहीं सकता. बट इंटरनल ऑडिटर के केस में ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ. मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि क्यों यहाँ पर दिया हुआ है. इट इज़ एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट एंड इंटरनल असेसमेंट. ओके, सो लेट्स सी द थ्रेशोल्ड. यहाँ पर थ्रेशोल्ड क्या है? सबसे पहले तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर मैंडेटरी है. लिस्टेड कंपनी, आपने जहाँ अपनी कंपनी को लिस्टेड करवाया वैसे ही आपके ऊपर इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आ जाती. मैंडेटरी है आपके लिए इंटरनल ऑडिट करवाना. देन अदर देन दोज, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है उसको करवाना पड़ेगा अपना इंटरनल ऑडिट. और अगर कोई कंपनी जिसका 200 करोड़ से ज़्यादा, 200 करोड़ या उससे ज़्यादा 200 करोड़ और मोर, तो उसको करवाना पड़ेगा अपना इंटरनल ऑडिट. देन आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर 100 करोड़ और मोर है एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उसको भी करवाना पड़ेगा अपना ऑडिट. देन आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट ऑफ 25 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. 25 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. अगर आपका डिपॉजिट हो रहा है आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट ऑफ 25 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इन दैट केस यू नीड टू कंडक्ट एंड यू नीड टू मैंडेटरी अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर इन योर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो ये थ्रेशोल्ड क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, टर्नओवर 200 करोड़ और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनी
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर 50 कितना है यहाँ पर 100 करोड़ और मोर, ओके 100 करोड़ और मोर से ज़्यादा हो रहा है, देन इन दैट केस यू नीड टू मैंडेटरी अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर डिपॉजिट 25 करोड़ और मोर, ठीक है 25 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर लोन एंड बोरिंग 100 करोड़ टच हो गई या फिर आपके डिपॉजिट 25 करोड़ टच भी हो गया, फिर भले ही बाद में कम हो गया बट स्टिल अगर 25 करोड़ किसी भी टाइम पर टच हो गए तो उसके बाद आपकी इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आ जाती। सो अगेन recall these 4 points with me. Paid up share capital 50 crores, turnover 200 crores, outstanding loans borrowings 100 crores and यहाँ पर outstanding deposit 25 crores। 50 200 then 100 and 25, ठीक है पहले चला फुल उसको कर दिया हाफ, 50 का हाफ हो गया 25, 200 का हाफ हो गया 100 करोड़। तो अगेन come with me, paid up share capital 50 crores, turnover 200 crores, loan and borrowing 200 crores, loan and borrowings 100 crores and deposit 25 crores। Again come with me, paid up share capital 50 crores or more, turnover 200 crores or more, outstanding loans borrowings 100 crores or more at any point of time, deposit 25 crores or more at any point of time। ये हो गए अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। अब अगर प्राइवेट कंपनी उस केस में आप सिर्फ ये 2 थ्रेशोल्ड मतलब पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 भी अगर कंप्लीट कर लेते हो, आपको 4 क्राइटेरिया नहीं देखना, आपको पेड अप शेयर कैपिटल नहीं देखना, आपको डिपॉजिट से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ क्या देखना है टर्नओवर देखना है एंड आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स। अगर टर्नओवर आपका 100 करोड़ हो चुका है, 100 करोड़ 200 करोड़ या उससे ज़्यादा हो चुका है, या फिर आपका आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स 100 करोड़ हो चुका है, in that case you need to appoint an internal auditor in case you are a private company। ठीक है, सो ये थ्रेशोल्ड आपको याद हो गई, एक बार मेरे साथ रिकॉल कर लो क्योंकि इस पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है, या तो MCQ मिल जाएगा 2 मार्क के लिए, या तो फिर आपको डायरेक्ट अगर क्वेश्चन मिलता है तो वो 4 या 5 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के ऊपर, और इस पर हमारे मॉड्यूल में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो लेट्स रीड इट वंस अगेन। सबसे पहले तो यहाँ से ही पढ़ते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट एक इंटरनल ऑडिटर बन सकता है, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म तो बनेगा बट बॉडी कॉर्पोरेट भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। दूसरा पॉइंट, लिस्टेड कंपनी हमेशा अपने इंटरनल ऑडिट करवाएगी, अनलिस्टेड कंपनी कब करवाएगी जब 4 में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए, जस्ट लाइक कि पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाए, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाए, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स 100 करोड़ या उससे ज़्यादा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो जाए, या फिर आपका डिपॉजिट 25 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। तो इस केस में आपको अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होते हुए भी इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा, बट अगर आप प्राइवेट कंपनी हैं तो आपको 2 कंडीशन, टर्नओवर की एप्लीकेबिलिटी आती है और लोन एंड बोरोइंग्स की एप्लीकेबिलिटी आती है। टर्नओवर कितना 200 करोड़ और मोर, लोन एंड बोरोइंग्स कितना एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 100 करोड़ और मोर अगर आपका हो जाता है, देन इन दैट केस पब्लिक कंपनी रहते हुए भी प्राइवेट कंपनी रहते हुए भी आपको क्या करवाना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। सो हेयर इज अ केस स्टडी, ये हम अपने प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करेंगे। देन हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर, मैंने बोला था ना इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है। एज पर सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिटर शैल ईदर बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और ए कॉस्ट अकाउंटेंट, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, और कॉस्ट अकाउंटेंट में भी चाहे वो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई और प्रोफेशनल एज में प्रिस्क्राइब, कोई और प्रोफेशनल जो बोर्ड ने डिसाइड कर दिया है टू कंडक्ट एन इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शन एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, इट्स फाइन। इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय, या तो एम्प्लॉय भी हो सकता है या कंपनी चाहे तो वो किसी एक्सटर्नल पर्सन को भी अपॉइंट कर सकती है, बस ज़रूरी नहीं कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या सिर्फ एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कोई और प्रोफेशनल भी हो सकता है। और कॉस्ट अकाउंटेंट इट इज़ ऑल्सो नॉट मैंडेटरी कि वो एक कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होगा। देन टू बी इफेक्टिव इंटरनल ऑडिटर मस्ट बी रिगार्डेड एज ए पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड नॉट मेयरली एज एन असिस्टेंट। हम उसको मैनेजमेंट का ही पार्ट मानते हैं, हम ये नहीं मानते कि एक अलग से असिस्टेंट ली हुई है। He or she must have the authority to investigate every organizational activity to meet the objective and scope of the internal audit। भाई ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप पूरे करने हैं, उसके लिए हम किसी
ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. देयर इज़ नो इशू इन इट. लेट्स प्रोसीड विथ यहाँ पर दिया हुआ है देयर इज़ अ चार्टर एज पर SIA 210 मैनेजिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन. ये आपको याद नहीं करना है. ओके. A number of activities to achieve the objective as outlined in the charter. Few of the critical activities are as follow. कुछ critical activities यहाँ पर दी हुई हैं, हम इसको जल्दी से देख लेते हैं. What are the activities that are suggested by the SIA Standards on Internal Audit 210? What are the activities? So first of all, we need to define the overall plan, scope and methodology. PSM. हम क्या डिफाइन करेंगे? प्लान, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑन पीरियोडिक बेसिस. एक पर्टिकुलर इंटरवल पर हम इसके PSM को डिफाइन करते जाएंगे. क्या PSM? प्लान, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी. देन ओवरसी एंड मॉनिटर द वेरियस ऑडिट असाइनमेंट ऑफ देयर प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द फाइंडिंग्स एंड सब्सिक्वेंट क्लोजर ऑफ द रिपोर्टेड ऑब्जर्वेशंस. ओके. प्लान, एक्वायर, engage and review the performance, training and development of the professional staff's talent and other resources to achieve its objective. Identify, source, engage and manage external experts and technical solution if it is required. Okay, there are 4 critical activities. सबसे पहले तो you need to define the PSM, plan, scope and methodology of the IAF internal audit function on periodic basis. Oversee and monitor various audit assignment, उनकी proper planning, execution and reporting on the findings and subsequent closure of the reported observations. ठीक है, दीज आर द क्रिटिकल एक्टिविटीज़. आप ऑडिट असाइनमेंट मॉनिटर करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग एग्जीक्यूशन पर बात करेंगे, देन जो भी हमने फाइंड किया इन आवर ऑडिट रिपोर्ट हम उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, एंड उसके बाद में जो हमने ऑब्जर्वेशन क्लोज किए उन क्लोज ऑब्जर्वेशन पर भी हम मॉनिटरिंग अपनी रखेंगे. देन प्लान, एक्वायर, इंगेज एंड रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशनल स्टाफ. जो हमारे स्टाफ है या अदर रिसोर्सेज हैं टू मीट आवर ऑब्जेक्टिव, हम उसको प्लान करेंगे, एक्वायर करेंगे, इंगेज करेंगे एंड रिव्यू करेंगे. PARE. ओके. प्लान, एक्वायर, रिव्यू एंड इंगेज. प्लान, एक्वायर, रिव्यू एंड इंगेज. प्लान, एक्वायर, रिव्यू एंड इंगेज द परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर रिसोर्सेज. आइडेंटिफाई, सोर्स एंड इंगेज द मैनेज एक्सटर्नल experts in technical solution. Identify, source and engage source. Identify, source, engage and manage. Okay. Identify, source, engage and manage the external expert and the technical solutions. अगर ज़रूरत पड़ी तो हम external help भी लेंगे. Then communicate and engage with all key stakeholders regarding process and achievement of the objective. Develop and maintaining a quality evaluation and improvement program. Okay, these are the critical activities. We'll communicate and engage with all key shareholders. जितने भी हमारे stakeholders हैं हम उनके साथ में communicate करेंगे. इंटरनल ऑडिट फंक्शन में सबको इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर इन्वॉल्व किए बिना ये काम हो सकता था तो यहाँ पर ये काम इन्वॉल्व किए बिना हो ही नहीं सकता. इसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें सारे रिसोर्सेज को एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा. जस्ट सी ओवर हेयर, ये पॉइंट नंबर 3. यहाँ पे हमें सारे रिसोर्सेज को एक साथ लेकर चलना है. पूरे स्टाफ एम्प्लॉयज़ को हमें चेक करना है, हमें पूरी चीज़ें इवेलुएट करनी पड़ेगी. सो ऑल दीज आर क्रिटिकल. क्वालिटी इवेलुएशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. क्वालिटी इवेलुएट करेंगे हम इंटरनल कंट्रोल की, एंड जो भी हमारा इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होगा मीन्स द सजेशन ऑन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, हम वो भी प्रोवाइड करके चलेंगे. विथ रिस्पेक्ट टू द अकाउंटिंग फंक्शन वी नीड टू, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर. यहाँ पर लिख लो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है यहाँ पर? रिस्पॉन्सिबिलिटी है वी नीड टू अक्वायर, वी नीड टू असर्टेन एडिक्वेसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एज बाय कंटिन्यूस एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग PRD process, receipts and disbursement. Most important, you need to consider that you need to ascertain the adequacy of the system of internal control, operate independently of the accounting staff, need to operate independently क्योंकि यहाँ पर आपको independent assessment करना है. Then not to involve in the performance of executive function, आपको जो भी executive function है उसमें involve नहीं होना है. The reason behind it कि आपको अगर आप एग्जीक्यूटिव फंक्शन में इन्वॉल्व हो जाओगे देन इन दैट केस आप कैसे उनकी वीकनेसेस पर अपनी रिपोर्टिंग कर पाओगे. देन टू ऑब्जर्व फैक्ट्स एंड सिचुएशन दैट ब्रिंग देम टू द अथॉरिटीज़ एंड ड्रॉ देयर अटेंशन टू एनी डेफिशिएंसी. कोई डेफिशिएंसी हो तो वो भी उनको बता दो, उनको क्रिटिकली अप्रेस करो, एंड अकॉर्डिंगली कोई डेफिशिएंसी मिले तो उसको
इन्फॉर्म करना है आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। एसोसिएट क्लोजली विद द मैनेजमेंट एंड कीप, मैनेजमेंट के साथ में एसोसिएट रहो बट एग्जीक्यूटिव फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो, फंक्शन के परफॉर्मेंस में इन्वॉल्व नहीं हो। अब मैनेजमेंट के साथ एसोसिएट रहो क्योंकि आपको कौन इन्फॉर्मेशन देगा, आपको मैनेजमेंट ही इन्फॉर्मेशन देगा। देन एट ऑल टाइम द ऑडिटर मस्ट इंजॉय एन इंडिपेंडेंट स्टेटस, ऑडिटर को हमेशा एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन रखना पड़ेगा। सो दीज आर 6 पॉइंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अगेन दे कॉल इट विथ मी। फर्स्ट इज टू ascertain adequacy of the internal control system, to provide adequate safeguards against misappropriation, to operate independently of the accounting standard and must not in any way divest with any of the responsibilities that is placed upon him, not to involve in the performance of executive function, to observe facts and situation and bring them to the authorities by critically appraising and draw their attention to the deficiencies. Then to closely associated with the management up to the date by being informed about the current occurrences, क्या events or occurrences entity के अंदर हो रही, we need to know that too. That internal auditor must enjoy an independent status. If you aren't been able to maintain an independent assessment, then in that case it might have happened that you are not able to give appropriate reporting on the internal control. Then management function and scope of internal auditing. Here the internal audit plan should be developed in such a manner, internal audit plan should be developed in such a manner that all business processes covering both financial and operating activities, we need to cater both financial and operating activities. ये मैंने आपको भी बताया पहले भी कि हमें दो चीज़ें पर यहाँ पर फोकस करना है। सबसे पहले फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा दोनों पर हम काम करने वाले, दैट आर बीइंग रिव्यूड बाय द IEF मतलब इंटरनल ऑडिट फंक्शन विद इन अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम. Then also ensure that appropriate consideration is made and indicate balance in ensured with respect to the following. किस रिगार्डिंग में यहाँ पर बात करते हैं हम, रिस्क स्क्वायर केव. रिस्क क्या है, रिस्क अंडरलाइंग द बिजनेस प्रोसेस. दूसरा रिस्क क्या है, रिस्क एपेटाइट. बिजनेस और बिजनेस की प्रोसेस में जो रिस्क है और बिजनेस की जितना भी रिस्क एपेटाइट है, मतलब कितनी रिस्क एपेटाइट का मतलब होता है कितनी रिस्क जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है कितना रिस्क बेयर करने की कैपेसिटी रखती है, कितना रिस्क बेयर करने के लिए अगर है, तो ये होता है हमारा रिस्क एपेटाइट. व्हाट आर दीज टू टर्म्स, रिस्क अंडरलाइंग द बिजनेस प्रोसेस में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क एपेटाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कितना रिस्क बेयर करने के लिए तैयार है. केव, कवरेज ऑफ ऑल ऑडिटेबल एरियाज. CA, कवरेज ऑफ ऑल ऑडिटेबल एरियाज. VE, V for value that the internal auditor can provide to the organization. E for effort involved in conducting the internal audit for a particular business process. Again come with me. Risk के दो points थे, risk underlying the business process and risk appetite of the organization. CAVE, C or A. C for coverage, A for auditable areas. Coverage of all auditable areas within the defined time range. Coverage of all auditable areas within the defined time range. VE, value that the internal auditor कैन प्रोवाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो वैल्यू इंटरनल ऑडिटर डिलीवर करेगा. एंड ई के लिए एफर्ट्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग द इंटरनल ऑडिट फॉर पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस, जो एफर्ट्स लग रहे हैं इन कंडक्टिंग द इंटरनल ऑडिट. देन मार्क इट इम्पॉर्टेंट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. देन अगेन दिस इज लड्डू द स्कोप. What is the scope of internal audit function? Okay, the scope of internal auditors work. तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है उसके लिए मैंने आपको बोला है इकरोवा. ओके, ICC इंटरनल ऑडिट सिस्टम प्रोसीजर देखें. कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट, कंप्लायंस विद द पॉलिसीज प्लान्स प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशन. ICC इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर, custodianship and safeguarding of asset, compliance with the policies, plan, procedures and regulations. ROVA, relevance and reliability of the information, organizational structure, utilization of resources, accomplishment of goals and objective. ICC, internal control system and procedure, custodianship and safeguarding of asset and compliance with the policies, plan, procedures and regulations. ROVA, relevance and reliability of the information, organizational structure, utilization of resources, accomplishment of goals and procedures, goals and objective. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को हमें रिव्यू करना है, जो भी पर्टिकुलर प्रोसेस है हमें वो सारी प्रोसेस हमें रिव्यू करना है, बिकॉज विदाउट रिव्यूइंग वी आर नॉट बीन एबल टू प्रिपेयर आवर रिपोर्ट.
So this is all about the internal control system review and review the review of internal control systems and procedure. एंड हमें कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ असेट, हमने देखो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पार्ट में पढ़ा था, वेयर इट गोज, यस हेयर एडिक्वेट सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिस अप्रोप्रिएशन, तो हमें यहाँ पर सेफगार्ड भी प्रोवाइड करना है। तो हमारे यहाँ पर पॉइंट क्या आता है नेक्स्ट, कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ असेट, असेट की कस्टडी किसके पास है एंड क्या प्रॉपर असेट सेफगार्ड किए जा पा रहे हैं या नहीं, दिस ऑल्सो इन्वॉल्व द, दिस इज कवर्ड ओवर हेयर। द इंटरनल इट इन्वॉल्व्स वेरीफाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ असेट, हमें असेट का एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई करना है। इंटरनल ऑडिटर शुड ऑल्सो रिव्यू द segregation of duties, should also review that segregation of duties, क्या segregation of duties are in place or not. Then internal auditor should review the control system to ensure that all assets are accounted for fully. SARI should also review the internal control system to ensure that all assets are accounted for fully. Review the internal control system to ensure that all assets are accounted for fully. Okay, should review the internal control system to ensure that all assets are accounted for fully. Then review the internal control for intangible asset, internal control for intangible asset, हमें क्या क्या चीज़ देखनी, चार चीज़ें, एग्जिस्टेंस ऑफ असेट, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आर इन प्लेस और नॉट, कंट्रोल सिस्टम देखेंगे एंड द हम देखेंगे ऑल एसेट आर अकाउंटेड फॉर फुली. देन रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल फॉर intangible asset, the procedures relating to credit control, where an enterprise uses electronic data processing equipment, physical and the system control on processing facility as well as data storage, these all should be examined and tested. So this is the custodianship and safeguarding of asset. policies plan जो हैं हम उसका policies plan procedures and regulations से अपना compliance check करेंगे, reliability and जो भी हमें information मिल रही है whether they are relevant and reliable for our purpose or not, we need to check. Then review for organizational structure, organization का structure कैसा है, यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें कंसिडर करने हैं. जस्ट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क इट इम्पॉर्टेंट, इट माइट हैव कम इन द एग्जामिनेशन रिगार्डिंग द रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. वी शुड रिव्यू द मैनर, किस मैनर में हमारा एक्टिविटीज़ चल रहा है. ठीक है, एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ग्रुप्ड फॉर मैनेजरियल कंट्रोल. दूसरी बात, हमें ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट देखना है टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर इज सिंपल एंड इकोनॉमिक. ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट क्या मतलब होता है, जस्ट लाइक कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक यहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी है एंड इसके अंडर में 4 और अदर डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं. ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर होता है. एंड दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ये सुप्रीम अथॉरिटी है, इसके अंडर में 3 फंक्शंस हैं, 1, 2 एंड 3, एंड इन 3 फंक्शंस के अंडर में 4 फंक्शंस चल रहे हैं. इन तीनों अथॉरिटीज़ के अंडर में 4 फंक्शंस चल रहे हैं. ऐसा ग्रुप स्ट्रक्चर, तो ये सारे होते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर. तो वी नीड टू नो दैट द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है. जो मैंने आपको चार्ट अभी बनाकर दिखाया वो कैसा सा है, क्या ये सिंपल एंड इकोनॉमिकल है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट को नो फंक्शन, मतलब कि किसी भी फंक्शन को जो डिपार्टमेंट है, सेपरेट डिपार्टमेंट है, दे शुड नॉट इंजॉय एन अनड्यू डोमिनेंस, उसके पास अनड्यू डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, कोई एक डोमिनेंट डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए एंटिटी के अंदर. देन ही शुड पर्टिकुलरली सी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजरियल स्टाफ. देन रिजनेबलनेस ऑफ द स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ ईच एग्जीक्यूटिव, हर एक एग्जीक्यूटिव का हम स्पैन ऑफ कंट्रोल देखेंगे, बिकॉज देयर मस्ट बी इंश्योर दैट वेदर देयर इज यूनिटी ऑफ कमांड. मतलब यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है वेदर एवरी पर्सन रिपोर्ट ओनली टू द सुपीरियर, मतलब अपनी अपर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है अगर कोई इन केस ऑफ एनी रिपोर्टिंग इज डिमांडेड. देन डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी अवॉइडेड, अगर आपकी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड नहीं की जा सकती है तो हम स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर सीनियर के लिए फिक्स कर देंगे. डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है एक ही बंदा रिपोर्टिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, एक ही बंदा अपना जो भी आपके अदर मतलब सपोज इन द फॉर्म ऑफ अगर असेट है तो एक ही बंदा रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, वही सेफ गार्डिंग भी कर रहा है, तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देनी चाहिए किसी भी ऑफिसर को. देन ही शुड रिव्यू द एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर कंसिडरिंग एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. देन इवेलुएट द प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट. मैनेजरियल डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सभी हम इंटरनल ऑडिट करने से पहले चेक करने वाले. देन रिव्यू यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाउ यू आर बीन एबल टू यूटिलाइज योर रिसोर्स, how you are deploying your resources to get the maximum benefit out of it. So first of all we need to consider that the internal auditor should check the whether appropriate operating structure,
आपका जो SOPs है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वेदर दे आर इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, वेदर दे आर इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट, दे शुड बी डिटेल इनफ टू आइडेंटिफाई विद स्पेसिफिक ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग पर्सनल and evaluating their performance. They should review the methods of establishing operating standards and norms, and he should carefully examine the assumptions while made the standards to ensure that they are appropriate and necessary. Where there is a wide divergence between actual and the corresponding standards, these may be considered as a part of evaluating process utilization. Identify the facilities which are underutilized is an important function of the internal auditor. Okay, underutilized facilities को आपको consider करना पड़ेगा because you are here considering the utilization of resources. आपके यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसा है, क्या आपने प्रॉपर SOPs बनाई हैं, अगर आप बनाई हैं देन वेदर दे आर इकोनॉमिक, क्या वो प्रॉपर आपके इकोनॉमिक हैं, क्या वो एफिशिएंट है, आपके बजट के अंदर आती है और वो इतना आउटपुट देती है, मीन्स मैक्सिमम आउटपुट एट द मिनिमम ऑफ एफर्ट्स. देन वेदर दे शुड बी डिटेल इनफ, इतनी डिटेल होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट समझ सको कि वो किस फंक्शन के बारे में, किस प्रोसीजर के बारे में बात कर रही है, किसकी मॉनिटरिंग एंड किसको इवेलुएट करना है, किस परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना है. Then the internal auditor should review the method of establishing operating standards and norms, और obviously उसमें मैनेजमेंट ने क्या assumptions फॉर्म की हैं, एक्चुअल एंड करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड मतलब बजटेड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में आपका क्या वाइड डाइवर्जन है. अगर आपका एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में ज़्यादा डाइवर्जन आ रहा है, इन दैट केस यू नीड टू चेक द रीज़न फॉर सच डाइवर्जन. किस वजह से आपके स्टैंडर्ड और एक्चुअल में इतना ज़्यादा डाइवर्जेंस आ रहा है, यू नीड टू चेक दोज पॉइंट. नेक्स्ट वन इज़ द रिव्यू ऑफ अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. आपको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अकम्पलिश करना होगा. इन दैट केस आपके क्या इंटरनल कंट्रोल है, इंटरनल कंट्रोल को किस तरह से फॉलो किया जा रहा है, वेदर यू आर बीन एबल टू अकम्पलिश योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव और नॉट. इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी 610 में CCO में सारा कुछ कवर कर रखा है, बट स्टिल मैं यहाँ पर आपको मार्क करवा देती हूँ दैट द इंटरनल ऑडिटर शैल बी फ्री फ्रॉम एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस. ऑब्वियसली अगर इन्फ्लुएंस रहेगा तो कैसे रिपोर्टिंग कर पाएगा. और यहाँ पर सिर्फ इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपीयरेंस में इन्फ्लुएंस दे दिया. जो आपका इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस शुड नॉट ओनली बी इन अपीयरेंस, इट शुड ऑल्सो बी इन माइंड. दिमाग में रखो कि वो इंडिपेंडेंट है, वो आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शन का पार्ट नहीं है. ये आपको पता करना, ये आपको दिमाग में रखना होगा क्योंकि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलती रहती इंटरनल ऑडिटर की. तो इंटरनल ऑडिटर को अभी भी डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जहां वो इंक्लूड हुआ तो उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंसेस आने लग जाएंगे. इन दैट केस दैट पर्सन वॉन्ट बी एबल टू गिव अ फेयर रिपोर्टिंग. देन पावर्स एंड यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर फिर हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ की पर्सनल एंड द पोजीशन रिपोर्टिंग ऑफ द CIA चीफ इंटरनल ऑडिटर, उसकी पावर एंड अथॉरिटी वो पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए. इसलिए यहाँ पर हम इंडिपेंडेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है. देन तीसरी पॉइंट है कि हाईली प्रोफेशनल मैनर में ऑपरेट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो 24 घंटे अवेलेबल है. जितना टाइम दे रहे हैं अदर स्टाफ उतना ही टाइम वो भी दे रहा है. तो इट माइट हैपन कि अगर उसकी आपने इंटेग्रिटी से छेड़छाड़ की और उसको उतने फेयर मैनर में काम नहीं करने दिया, तो उस केस में ये पॉसिबल है कि आपकी इंटेग्रिटी हैम्पर हो जाए. नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरनल ऑडिटर शैल कंडक्ट हिज वर्क इन ए हाईली ऑब्जेक्टिव मैनर. हाईली ऑब्जेक्टिव मैनर में इनका वर्क करना चाहिए, स्पेशली इन गैदरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ फैक्ट्स एंड एविडेंस. He should not allow prejudice or ways to override his objectivity in arriving at the conclusions and in reporting his opinion. So यहाँ पर ये हमारे टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग के 2 क्वेश्चंस आते हैं, ये हम अपने प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करेंगे. देन क्वालिटीज़ ऑफ इंटरनल ऑडिटर. भाई क्वालिटीज़ की तो बात कर लें, कैसा बंदा हमें इंटरनल ऑडिटर बनाना चाहिए. ऐसा बंदा बनाना चाहिए जिसके पास स्पेशल एक्सपर्टाइज हो फॉर इवेलुएटिंग मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, एंड स्पेशली दे शुड नो द फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कंट्रोल्स. क्योंकि अगर उनको ये कंट्रोल्स के बारे में नहीं पता है, इन दैट केस वो हमारे इंटरनल कंट्रोल कैसे चेक करेंगे और उस पर अपने सजेशन के इम्प्रूवमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, बहुत बेसिक पॉइंट है, बट यू नीड टू लर्न. जो मैं आपको स्पेशल पॉइंट बता रही हूँ, बस वही स्पेशल पॉइंट याद कर लेना. वो की पॉइंट बस आप यहाँ याद करके चलो, यू आर डन विद इट. अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रोवाइड बेसिक डेटा फॉर द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ एन इंटरप्राइज.
देन यू नीड टू इवेलुएट बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। यहाँ पर ये पॉइंट तीसरी बार आया इस चैप्टर में और मैं आपको तीसरी बार पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आगे के पॉइंट से भी इसको अलाइन करके चलना। देखो यहाँ पर बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है। इट रिक्वायर्स अ गुड नॉलेज ऑफ द ऑपरेशन एंड वेट समथिंग हैपेंस। सो यहाँ पे वो भी रिक्वायरमेंट आती है। देन ही शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द कॉमर्स, लॉज, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक एंड एग्जीक्यूटिव, क्वालिटेटिव मेथड एंड ईडीपी सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। देन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक ईआरपी, बिकॉज इफ यू आरंट एबल टू do the proper accounting, then how you are supposed to control the internal audit system. ओके, सो ये सारी टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड नॉलेज भी उसको होनी चाहिए। देन मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक यू मस्ट नो, क्योंकि आपको जब तक कि आपके पास ability to deal with the people, if you are not been able to deal with the people, then how could you be able to handle the internal control function of the organization, internal audit function of the organization. So you must be able to deal with the people. You must know how to deal with the people. Then by his conduct, the internal auditor should provide an assurance to the management that the confidentiality of such information should be maintained. Confidentiality बिल्कुल maintain होनी चाहिए. By this, the internal auditor qualities wrap up. And एक बार इसको मेरे साथ फिर से देख लो, so that I become sure कि आपने याद कर लिया. स्पेशल एक्सपर्टाइज होनी चाहिए रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कंट्रोल. मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम की होनी चाहिए, बट स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कंट्रोल. बेसिक डेटा आपको पता होना चाहिए फॉर द मैनेजमेंट कंट्रोल, बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल. आपके पास आपको चेक करना है बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल. So you need to have a good knowledge of the operations of the organization, technology, commerce and the practices, good knowledge of the laws, regulations within which you are going to deal with, and economics, quantitative method and EDP system. Then technology से equipped आपको knowledge होने चाहिए. आपको ERP and other application जो organization use कर रहा है उसको use करना आना चाहिए. basic knowledge at least controls की होनी चाहिए. Then management practices and technique आपको पता होनी चाहिए. You must know how to deal with the people. And by this the internal auditor should provide an assurance कि confidentiality maintain की जाएगी. confidentiality maintain करना आपका काम है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी के internal auditor हैं तो आप जाकर 10 और लोगों को उनकी internal information लीक कर दो. So this mustn't happen. Then performing engagement, internal audit engagement. सबसे पहले हम बिजनेस और उसके इन्वायरमेंट की नॉलेज लेंगे. ऐसे 315 जो कहता है कि बिजनेस को जानो, ठीक है. सो वी विल ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ द बिजनेस और उसके इन्वायरमेंट की हम नॉलेज लेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन द IAF, इंटरनल ऑडिट फंक्शन. देन ऑडिट प्लानिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. रिक्वायर्ड we'll gather required information, we'll perform audit check and reporting of the internal audit issues. We'll report on the internal audit issues too. So here the 5 steps given for performing internal audit function. यहाँ पर if you want you may read it, but मैं आपको important मार्क करवा रही हूँ. Internal auditor shall conduct a meeting with the key shareholder, BOD and key management to obtain understanding. हमें क्या करना है, हमें बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी. तो हम मैनेजमेंट के साथ में अलाइन करेंगे ना, मैनेजमेंट के विजन, मिशन एंड टॉप मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेशंस को समझेंगे. इन दैट केस भी तभी तुम समझ पाएंगे कि बिजनेस क्या है, उसका इन्वायरमेंट कैसे ऑपरेट कर रहा है. बिकॉज वी हैव टू अल्टीमेटली फाइंड द नॉलेज, वी हैव टू गैदर द नॉलेज ऑफ द बिजनेस और उसके इन्वायरमेंट की. देन ऑडिट प्लानिंग हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम अपने अदर ऑडिट प्लान करते हैं. एंड इसमें हमें लगेंगे कुछ इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट. यहाँ पर ऑडिट के लिए इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड 310 है. अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो कोई बात नहीं. बट द ऑडिट स्कोप मस्ट बी अप्रूव बाय द ऑडिट कमेटी. अगर ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है आपकी एंटिटी के अंदर तो आपको ऑडिट कमेटी से अप्रूव कराना पड़ेगा, अदरवाइज बोर्ड से अप्रूव करा लो. ओके, एक बार जब प्लान अप्रूव हो जाएगा तो फिर आप उस पर अपने डिटेल शेड्यूल बना के अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दोगे. स्टेप नंबर 3, गैदर रिक्वायर्ड. जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो उसके लिए आप वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज यू नीड टू ऑब्टेन एन ऑडिट एविडेंस directly from the source. If you obtain directly from the source, then those information are more reliable because they are advanced, because they are more reliable. ये हमने कौन से स्टैंडर्ड पढ़ा है, we studies this in the
ऐसे 500 जिसमें हमने पढ़ा था अगर ऑडिटर डायरेक्टली ऑब्टेन करता है फ्रॉम द सोर्स तो वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल होती है, बट ऐसी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पहले से ही इंटीमेट कर देना पड़ेगा मैनेजमेंट को, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन पे वर्क कर सकती है। ओके, सो इन दैट केस यू नीड टू intimate in advance for any interim information that is required for performing audit check. Then performing audit check हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। यहाँ पे इन्होंने 2 स्टैंडर्ड का रेफरेंस दिया है, SIA 6 दैट टॉक्स अबाउट एनालिटिकल प्रोसीजर एंड इंटरनल ऑडिट 5 इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट 5 जो कि सैम्पलिंग पर बात करता है, बट वी नीड नॉट टू रिमेंबर दीज स्टैंडर्ड नंबर। ठीक है, अभी जो अपने स्टैंडर्ड के हम नाम याद रखें वही बहुत है। यहाँ पर हम कुछ ऑडिट चेक परफॉर्म करेंगे एंड उसके बाद में पॉइंट नंबर 5 हम इंटरनल ऑडिट इश्यूज रिपोर्ट करेंगे। भाई एक रिपोर्ट बनाएंगे उसमें ही तो हम बताएंगे देखो हमने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है, हमने ड्यूरिंग और इंटरनल ऑडिट हमें ये फाइंडिंग्स मिली हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे उसमें सब कुछ लिख देंगे। अब रिपोर्ट बनाएंगे कैसे, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। सो जस्ट हैव अ ओवरव्यू ओवर हियर। The auditor should carefully review and assess the conclusion drawn from the audit evidence obtained and for his finding contained in his report and suggest remedial action। भाई सजेशन देना ज़रूरी है क्योंकि किसी एंटिटी ने हमको बनाया अपना ऑडिटर, अकॉर्डिंगली हमें बताना है कि आपकी एंटिटी में क्या क्या कमी रह गई है। यहाँ पर 2 रिपोर्टिंग का रेफरेंस है। फर्स्ट वन इज़ पर्टिकुलर इंगेजमेंट रिपोर्टिंग एंड सेकेंड वन इज़ क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली रिपोर्ट देना है या पर्टिकुलर इंगेजमेंट में एंटर करना है, ये हमें स्टैंडर्ड्स और इंटरनल ऑडिट ने बताया। सो लेट्स हैव अ ओवरव्यू ओवर हियर। दिस इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कवरिंग द स्पेसिफिक एरिया फंक्शन और पार्ट ऑफ द एंटिटी दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर। इसमें कुछ की ऑब्जर्वेशंस होती हैं दैट इज जनरली इशूड विद द डिटेल ऑफ द मैनर इन विच द असाइनमेंट वॉज कंडक्टेड एंड द की फाइंडिंग फ्रॉम द ऑडिट प्रोसीजर्स अंडरटेकन। और जो इसकी कॉपीज होती हैं दैट आर शेयर विद द लोकल एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट जैसा अग्री किया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है क्वार्टरली कंप्लाइंस, पीरियोडिक बेसिस पर, मतलब कोई भी पीरियोडिक बेसिस हो सकता है। ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑफ ऑल द इंटरनल कंट्रोल एक्टिविटीज, इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज एंड दिस रिपोर्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द चीफ इंटरनल ऑडिटर। जनरली ये किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पर एंड सबमिटेड टू द हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लोकल एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को दे रहे थे फर्स्ट रिपोर्टिंग में, सेकंड में हम हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी को देते हैं जो कि जनरली हमारे केस में ऑडिट कमेटी होती है। और हम यहाँ पर ऑडिट जब इंटरनल ऑडिट करते हैं तो हमारी जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, अगर ऑडिट कमेटी बनी कंपनी में तो हम ऑडिट कमेटी को ही रिपोर्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग डील विद द इंटरनल ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इशू ओनली द फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट। फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट के लिए हमें कौन सजेस्ट करता है, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट। फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट क्या है, ये वाली रिपोर्ट, पर्टिकुलर इंगेजमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बारे में हमें सजेस्ट करता है, कौन सजेस्ट करता है, SIA। इट परटेन्स टू द स्पेसिफिक ऑडिट इंगेजमेंट, पर्टिकुलर इंगेजमेंट की बात करता है एंड नॉट द पीरियोडिक, क्वार्टरली इंगेजमेंट नहीं, पर्टिकुलर इंगेजमेंट की बात करते हैं। एंड इंटरनल ऑडिट की हमें डॉक्यूमेंटेशन किसकी बनाएगी, फॉलोइंग की एलिमेंट्स की हमें क्या बनानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन। ओवरव्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड अप्रोच, क्या ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड अप्रोच होना चाहिए। देन SIA पर बात की है। इंटरनल ऑडिट, फैक्ट दैट द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट शुड हैव been conducted in accordance with SIA, executive summary of the key observations, summary of the corrective actions and the nature of assurance which is derived from the observations। ये सारी कुछ हमें क्या करनी होगी, अपने इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन बनानी पड़ेगी। No internal auditor shall issue the report in the final form unless a written draft of the report has been shared with the auditee। आप अपनी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ऐसे इंडिपेंडेंट रिपोर्ट की तरह नहीं दे सकते। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का पहले आप ड्राफ्टिंग करोगे, उसको मैनेजमेंट को दोगे या जो भी आपको ऑडिटी है जिसको भी आपको प्रेजेंट करना है उसको आप प्रेजेंट करोगे, जब वो अप्रूव कर देगा तब आप अपनी रिपोर्टिंग दोगे। देन internal audit report shall be issued within a reasonable time frame from the completion of the internal audit work। then basis of internal audit report, हमें क्या क्या लिखना होता है, बेसिस। हम इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाने का हमारा बेसिस क्या है, वी एनालाइज। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, वी प्रिपेयर द ऑडिट रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म एंड द एनालिसिस ऑफ द ऑडिट एविडेंस गैदर।
We conduct the audit in accordance with standards on internal audit. Then the content and format of the internal audit report. क्या क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, ये इसको मार्क कर लो important, because it is very much important and a big लड्डू, because यहाँ पर हम पूरी ऑडिट रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग पढ़ने जा रहे हैं. क्या क्या लिखते हैं, ऑडिट स्कोप, ऑडिट पीरियड, एग्जीक्यूटिव समरी, समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग. चार चीज़ें क्या हुई, ऑडिट स्कोप, ऑडिट पीरियड, एग्जीक्यूटिव समरी, समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग, detailed audit finding on the business impact and root cause of such issues, then rating of highly highlighted issues in accordance with the rating criteria. कोई भी आपने हाई मीडियम लो रिस्क कैटेगरी में अगर उसको डिफ्रेंशिएट किया है तो आप उसको वैसे ही जो हाईलाइटेड इश्यूज है उसको आप वैसे ही शो करो अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी. ऑडिट रिकमेंडेशन, भाई कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है इंटरनल कंट्रोल के अंदर, वो भी बता दो. Then what are the responses you receive from the responsible functional authority containing an action plan and the target timeliness for the action. Then हम यहाँ पर बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, जिसमें हमें कॉपीज ऑफ ड्राफ्ट एंड फाइनल ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करना है. इफ अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट का एक्शन प्लान भी हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा. अब आता है हमारा फॉलोअप का पॉइंट. एज पर SIA 390 मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रायर ऑडिट इशूज, द CIA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द क्लोजर ऑफ प्रायर ऑडिट इशूज दो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान इंक्लूडेड इन द पास्ट ऑडिट. अभी क्या होता है, अभी हमने 1 मंथ की रिपोर्ट दी सपोज, तो इसमें हमने जो भी रेस किए होंगे अपने कंसर्न, जो भी इंटरनल कंट्रोल में वीकनेसेस बताए होंगे, जो भी पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट बताए होंगे, नाउ वी नीड टू फोकस ऑन दोज इम्प्रूवमेंट पॉइंट. अब हमें उन पॉइंट्स पर डिस्कशन करना है, उन पॉइंट को कंसिडर करना है, तो उसके लिए फॉलोअप ज़रूरी होता है. तो इसमें हम क्या करते हैं, एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाते हैं कि जो भी हमने अपने लास्ट मंथ की रिपोर्ट दी थी या जो भी आपका पीरियड आपने कंसिडर किया हो एज एन इंटरनल ऑडिटर, जो भी रिपोर्टिंग की थी उसके नेक्स्ट मंथ की रिपोर्टिंग कैसे की जा रही है, ये हम पूरे एक्शन टेकन रिपोर्ट में बताते हैं. मैनेजमेंट ने क्या फॉलोअप किया, जो वीकनेस बताई थी इंटरनल ऑडिटर ने, वो फॉलो हुई भी है या नहीं. ऑल दिस कवर अंडर action taken report. The term monitoring and reporting used in this standard refers to the periodic tracking of issues raised during prior audit and evaluation of the corrective action taken by the auditee to resolve them and to report any open or pending matters to the management and TCWG. Internal auditor should review whether follow-up action is taken by the management on the basis of his report or not. अगर कोई एक्शन नहीं लिया within a reasonable time, then he should draw the management attention to it. Where the management has not acted upon his suggestion or not implemented his recommendation, internal auditor should ascertain the reason कि मैनेजमेंट ने क्यों नहीं मैनेजमेंट ने क्यों वो वीकनेसेस के पॉइंट को कंसिडर नहीं किया, जो इम्प्रूवमेंट पॉइंट बताए गए थे, क्यों उसे मैनेजमेंट ने कंसिडर नहीं किया अपने नेक्स्ट मंथ की रिपोर्टिंग में. Where the management has accepted his recommendation and initiated the necessary action, then the auditor should periodically review the manner and the extent of implementation for recommendation and report for the management highlighting the recommendation which have not been implemented fully or partially. All this will be considered by the internal auditor. Next point आता है relationship. Relationship हम already cover कर चुके हैं. If you want you may read it. इसको एक read mark कर दो. Otherwise हम ऐसे 610 में इसको complete कर चुके हैं. तो एक बार audit report मेरे साथ फिर से consider कर लो. Scope, period, executive summary, summary of critical findings, 4 points. डिटेल ऑडिट फाइंडिंग्स विद एलेबोरेशन ऑन द बिजनेस इम्पैक्ट एंड हाईलाइटेड इशू, लो मीडियम हाई 3 कैटेगरी में हम इसको बाइफरिकेट करते हैं. ऑडिट रिकमेंडेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स एंड द रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल फंक्शनल अथॉरिटी. वी कंसिडर ऑल दीज पॉइंट्स इन द ऑडिट रिपोर्ट. दियर आर आई थिंक दीज आर 8 points, 1 2 3 4 5 6 7 8. So these 8 points must be learned to you. नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर. ये हमने ऑलरेडी 610 में कवर कर लिया है, बट स्टिल ये आपका जो पॉइंट है, व्हाट इज रिटन ओवर इट, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लो एंड जस्ट सी इट ओवर हेयर. मेरे साथ जल्दी से देख लो और इसके बाद हम ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुकेंगे. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल ऑडिटर. Internal audit is performed by the independent internal auditing function within the organization. External auditor is done by an independent body which is not the part of the organization. Examination, the internal auditor examine the adequacy of operational control.
बट जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जितनी भी आपकी वैलिडिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंसिडर जितने भी कंसर्निंग पॉइंट्स होते हैं वो चेक करता है। बट यहाँ पर इंटरनल ऑडिटर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ भी चेक करता है। ये मैंने आपको ये चौथी बार बता रही हूँ, ठीक है। अपॉइंटमेंट, इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? ऑडिट कमेटी या बीओडी। बट एक्सटर्नल ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स। यूजर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होते हैं? टॉप मैनेजमेंट या कोई ऐसी अथॉरिटी, किसी का हाईली कंट्रोल है तो वो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट बन जाएगा इंटरनल ऑडिट का। बट एक्सटर्नल ऑडिटर का रिपोर्ट कौन होता है? एक्सटर्नल ऑडिटर रिपोर्ट के लिए यूज़र कौन होता है? स्टेक होल्डर। इंटरनल ऑडिट की रिपोर्टिंग होती है, इंटरनल कंट्रोल वीकनेस के ऊपर बात करती है। बट हम जब एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करते हैं तो हम कहते हैं ट्रूथ एंड फेयरनेस पर रिपोर्ट करते हैं। स्टेटस क्या होता है? जो इंटरनल ऑडिटर होता है इट कुड बी एन एम्प्लॉय, बट एक्सटर्नल ऑडिटर कांट बी एन एम्प्लॉय, ठीक है, कांट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सो दीज 7 पॉइंट्स पर हमें कंसिडर करना है। सबसे पहले इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म कौन करता है? इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिट करता है। एग्जामिनेशन के लिए हमने बोला यहाँ पर ऑपरेशनल कंट्रोल भी कंसिडर किया जाएंगे। एक्सटर्नल ऑडिटर में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रोल ही कंसिडर करते हैं। अपॉइंटमेंट के केस में ऑडिट कमेटी या बोर्ड भी कोई भी अपॉइंट कर सकता है। एक्सटर्नल ऑडिटर शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। यूज़र ऑफ रिपोर्टिंग इंटरनल ऑडिटर का बहुत स्पेसिफिक होता है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए यूज़र बहुत ही वाइड यूजर्स यूज़ करते हैं। रिपोर्टिंग के लिए हमने बोला कि इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस पर हम रिपोर्टिंग करते हैं और एक्सटर्नल ऑडिट में हम सिर्फ ट्रूथ एंड फेयरनेस पर ही रिपोर्टिंग करते हैं। हम इतनी ज़्यादा इन डेप्थ रिपोर्टिंग यहाँ पर नहीं करते हैं। स्टेटस ऑफ ऑडिटर क्या होता है? इंटरनल ऑडिटर कैन बी एन एम्प्लॉय बट एक्सटर्नल ऑडिटर कांट बी एन एम्प्लॉय। देन उसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए 610 के, ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इसके बाद आप एक बार 610 वाला लेक्चर यहाँ पर देख लेना इफ़ यू वांट, बट ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी कवर किया है। बट उससे पहले यहाँ पर आप एक काम करो, जो 7.4 है पेज नंबर 16.24 पर, इस पैराग्राफ को हम मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, एंड इसको एक बार आप पढ़ लेना विद रेफरेंस टू द एसए 610। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द इंटायर चैप्टर इंटरनल ऑडिट वर्सेज एज ए मैनेजमेंट फंक्शन। इफ़ यू वांट यू मे रीड इट, बट एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर ऑडिट ट्रेल को और देख लो। ऑडिट ट्रेल इज़ अ विजिबल ट्रेल ऑफ एविडेंस ऑफ enabling one to trace information contained in the statement or report back to the original input source. Audit trail are a chronological record of the changes that have been made to the data. ठीक है, क्रोनोलॉजिकल चेंजेस पर बात करता है। सपोज ये एक डेटा है एंड ये रहा डेटा, तो सोर्स टू एंड ये डेटा कब कब फ्लक्चुएट किया है, कब कब किसने कोई चेंज किया है, किसी ने अनऑथराइज एक्सेस किया है, या फिर इसको वैलिड, ये डेटा पूरी तरह से वैलिड है, ये सारी चीज़ें हम कैसे ट्रैक करेंगे? इसके लिए बनता है ऑडिट ट्रेल, सो दैट अगर डेटा में कोई भी अनऑथराइज एक्सेस हुआ, वी कुड नो द सोर्स वेयर अनऑथराइज एक्सेस वॉज मेड। Any changes to data including data, creating new data, updating, deleting data that must be recorded. And उसके लिए हम रिकॉर्ड कौन कौन से बनाते हैं? when changes were made, कब चेंजेस हुए उसके लिए डेट एंड टाइम स्टैम्प का एक ऑप्शन होता है। who made the changes, जिसने चेंज किया उसकी यूज़र आईडी पता होनी चाहिए। what data are changes, डेटा, ट्रांजेक्शन, रेफरेंस, सक्सेस, फेलियर, ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से डेटा में चेंज हुआ है। ऑडिट ट्रेल में भी इनेबल एट द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो एंटिटी में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है वहाँ पर ऑडिट ट्रेल हम इनेबल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स। जो भी उस सॉफ्टवेयर में फीचर्स होंगे उससे हमें पता चल जाएगा, हम एक ऑडिट ट्रेल बना सकते हैं। ओके, वी नीड नॉट टू मेड इट मैनुअली। In order to demonstrate the audit trail feature was functional, operated and was not disabled, a company would have to design and implement a specific internal control which in turn would be evaluated by the auditors. नहीं, यहाँ पर देखना एक illustrative list दी गई है that will be required to implemented and operated. First of all, control to ensure that audit trail feature has not been disabled. सबसे पहले इंश्योर करो ना कि कंप्यूटर सिस्टम में ऑडिट ट्रेल का जो फीचर है वो डीएक्टिवेट या डिसेबल ना किया गया हो। यूज़र आईडी हर एक बंदे को जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ है, जो ऑफिस में है, उसको एक यूज़र आईडी अलॉट होनी चाहिए, तभी तो हमको पता चलेगा किस यूज़र आईडी से चेंजेस हुए हैं। अगर कोई भी यूज़र आईडी असाइन नहीं है, इन दैट केस हाउ कैन वी नो कि कोई चेंजेस हुआ भी है या कोई चेंजेस जो हुआ है वो किसने किया? वी वॉन्ट बी एबल टू नो द, तो इसलिए हर एक बंदे को यूज़र आईडी असाइन होना चाहिए। कंट्रोल टू इंश्योर दैट चेंजेस टू द कॉन्फ़िगरेशन टू द ऑडिट ट्रेल आर ऑथराइज एंड of such changes are maintained. Changes to the configuration of audit trail, कोई भी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है वो ऑथराइज होना चाहिए और उसकी पूरी तरह से लॉग मेंटेन होनी चाहिए। लॉग टू सच चेंजेस आर मेंटेन।
कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट एक्सेस टू द ऑडिट ट्रेल इज़ डिसेबल्ड और रिस्ट्रिक्टेड। ऑडिट ट्रेल कोई चेक ना कर पाए, कोई जो उसका डेटा है उसे चेंज ना कर पाए, ठीक है। कंट्रोल, उस पर भी कंट्रोल लगाना चाहिए कि कोई भी ऑडिट ट्रेल रिस्ट्रिक्ट या एक्सेस लॉग को चेंज ना कर पाए। वेयर द ऑडिट ट्रेल हैज़ बीन असेस्ड एंड मेंटेन, जब आपने ऑडिट ट्रेल असेस किया, मेंटेन किया, तो उसको कोई चेक ना कर पाए। सो ये 4 पॉइंट्स आप और 5 पॉइंट्स याद कर लो। कंट्रोल टू इंश्योर दैट पीरियोडिक बैकअप ऑफ द ऑडिट ट्रेल इज टेकन एंड अचीव एज पर द स्टैट्यूटरी पीरियड कवर्ड स्पेसिफाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट।